हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। लास्ट सेशन में हमने गति के नियमों को पढ़ा, जिसमें हमने न्यूटन के गति के नियमों में देखा कि पहला नियम बल की परिभाषा देता है, दूसरा नियम बल का समीकरण या फॉर्मूला देता है और तीसरा बल का उदाहरण देता है। आज हम देखेंगे बल तथा बल के प्रकारों को तथा गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत को। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और उस टॉपिक से जिस टॉपिक को हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले फोर्स यानी कि बल। बल क्या है? तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन का प्रयास करता है। और ये पढ़ रखा हमने। क्या होता है बल? तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन का प्रयास करता है। जैसे अगर साइकिल चल रही है, गति की अवस्था में है, हमने ब्रेक के रूप में बल लगाया तो साइकिल स्थिर अवस्था में आ गई। तो यह क्या हुआ? स्थिति में परिवर्तन, गति से स्थिर अवस्था में। यह बल था जिसने स्थिति में परिवर्तन कर दिया। किंतु यदि हम बल लगाएं दीवार पर तो दीवार नहीं गिरेगी, किंतु यह बल तो है और यह क्या कर रहा है? स्थिति में परिवर्तन का प्रयास कर रहा है। अगर हम देखें तो बल 4 प्रकार के मुख्यतः माने जाते हैं। बल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहले देखें गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, वैद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। यह 4 प्रकार के बल माने जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा क्षमता होती है प्रबल नाभिकीय बल की। सबसे ज्यादा जो हैवी फोर्स है वह है प्रबल नाभिकीय बल। उसके बाद वैद्युत चुंबकीय बल, तीसरा दुर्बल नाभिकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। तो हम समझें गुरुत्वाकर्षण बल इन 4 बलों में सबसे कम इंटेंसिटी का बल है, सबसे कम इंटेंसिटी क्षमता वाला बल है। जबकि सबसे अधिक क्षमता वाला बल कौन सा है? तो आप बताएंगे प्रबल नाभिकीय बल। अच्छा, जब इन चीजों को हम समझ रहे हैं तो हम जब कल बल समझ रहे थे तो बल में अब हम टाइप समझते हैं अलग अलग। सबसे पहले अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। अपकेंद्रीय बल, जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करता है, जैसे आप समझें आप अपने हाथ में एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर घुमाते हैं तो वह जो गति होती है वह होती है वृत्ताकार गति। कौन सी गति? वृत्ताकार गति। और इसी को समझ रहे थे, जिस वेग से वह गति करता है वृत्तीय पथ में, उसे क्या कहते हैं? कोणीय वेग, जिसे ओमेगा से प्रदर्शित कर रहे थे, v बराबर r ओमेगा। उसी प्रकार जब किसी पिंड को बांधकर हम वृत्ताकार पथ पर गति करवाते हैं या करता है कोई पिंड, तो उसका केंद्र की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे आप समझिए ये धागा है और इस धागे से बांधकर हम घुमा रहे हैं किसको? किसी वस्तु को। तो ये जो गति हुई ये कौन सी गति है? वृत्तीय गति। और वृत्तीय गति, ये जो धागा है इस पर ऐसे समझिए, ये हाथ में धागा है तो अंदर की ओर, केंद्र की ओर एक बल लगता है, जिसे आप क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर इसके उदाहरण देखें तो जैसे आप समझें, जब मोड़ पर आप अपना वाहन, जो भी है, मोटरसाइकिल है, कार है, जो भी है, अगर मोड़ पर घुमाते हैं तो एक तरफ क्या करता है? झुक जाता है। जो मेलों में मौत का कुआं जो होता है, इसमें बाइक घूमती है, वो किस बल के द्वारा चलता है? अपकेंद्रीय बल के द्वारा। क्या लगता है? अंदर की ओर कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। फॉर्मूला होता है F बराबर mv² अपॉन r। m मास, v वेलोसिटी एंड r रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो F बराबर mv² अपॉन r। तो मौत का कुआं है या किसी वस्तु को, भारी वस्तु को धागा बांधकर वृत्तीय पथ पर घुमाते हैं तो धागे पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। एक बल और एक चीज समझा हमने, न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या था? एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम।
जब भी कोई क्रिया होगी उसके बराबर तथा विपरीत प्रक्रिया होगी। तो यदि इस धागे पर अंदर की ओर फोर्स लग रहा है तो एक फोर्स बाहर की ओर भी लगना चाहिए, केंद्र से बाहर की ओर। जिस प्रकार बंदूक से जब गोली छोड़ते हैं तो गोली आगे जाती है तो बंदूक पीछे की ओर खिसकती है। रॉकेट जब उड़ता है तो गैसेस नीचे की ओर जाती हैं और रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। उसी प्रकार जब किसी वृत्तीय पथ पर हम पिंड को घुमाते हैं, किसी वस्तु को घुमाते हैं, तो एक केंद्र की ओर बल लगता है जिसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और बाहर की ओर जो बल लगता है उसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यह क्या होता है? वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे ये अंदर की ओर जो लग रहा है वो अभिकेंद्रीय बल, और जो बाहर की ओर लग रहा है वो अपकेंद्रीय बल। ठीक है, अंदर अभिकेंद्रीय, बाहर अपकेंद्रीय। अगर हम देखें उदाहरण वॉशिंग मशीन, तो जो कपड़े धोने का जो मशीन होता है वह किस पे काम करता है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। दूसरा, मक्खन निकालने की मशीन, जो घरों में हम मक्खन निकालते हैं जो मशीन होती है वह कार्य करती है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आप समझे, किसी पिंड को जब आप वृत्ताकार पथ पर घुमाते हैं तो अंदर की ओर जो बल लगता है उसे अभिकेंद्रीय बल, और बाहर की ओर जो बल लगता है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अगला, घर्षण बल। घर्षण बल क्या है? हम चल पा रहे हैं, यह घर्षण बल है। अगर हम रोड पर, सतह पर चल पा रहे हैं, यह क्या है? घर्षण बल। अगर हम नहीं चल पाए, आप समझें, फिसलन पट्टी या फिर कोई सतह बहुत ज्यादा चिकनी हो और हम अपने पैरों को स्टेबल न कर पाए तो हम क्या करते हैं? गिर जाते हैं। कैसे? आप स्केटिंग देखते हैं, जो पैरों में पहिए लगे होते हैं वो अगर सतह पर हो और अगर ठीक से न हो तो घर्षण बल कम होने के कारण हम उनको, ठीक से न होने के कारण उन पहिए वाले जूते जो होते हैं उनसे गिर जाते हैं। उसका कारण क्या है? घर्षण बल का न होना। तो घर्षण बल क्या होता है? सतह से जब कोई और सतह मिलती है तो सतह और सतह के मध्य लगने वाले बल को घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। दो सतह जब संपर्क में आती हैं, दो सतह, दो सरफेस जब संपर्क में आती हैं तो उनके मध्य लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। जैसे हमारे पैर हैं और पैर में हम जो भी शूज पहने हैं, तो शूज और सड़क दोनों जब सतह से मिलेंगे तो इनके मध्य जो लगेगा बल उसे हम क्या कहेंगे? घर्षण बल। घर्षण बल जितना ज्यादा होगा उतना चाल धीमे होगी, घर्षण बल जितना कम होगा उतनी चाल ज्यादा होगी। मगर घर्षण बल यदि शून्य हो गया तो गति करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह समझिए कैसे? घर्षण बल दो वस्तुओं की संपर्क के कारण, दो वस्तुओं के संपर्क के कारण सतहों के मध्य लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं, घर्षण बल कहलाता है। क्या है? सड़क पर चलना, टायर का घिसना। हम देखें बाइक चलाते हैं तो बाइक का जो टायर है वो किससे? रोड से क्या करता है? फ्रिक्शन फोर्स लगाता है ऐसे। तो रोड का जो घर्षण है और टायर जब उससे घिसता है, जब उससे टकराता है तो टायर में क्या होता है? उसकी लेयर का लॉस होता है, उसकी सतह थोड़ी घिसती है। तो क्यों घिसती है? घर्षण बल के कारण। आपने देखा होगा बर्फ पर अगर हम तेज भागे तो हम गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि घर्षण बल क्या हो जाता है? बहुत ही कम हो जाता है। तो हमने क्या बताया? घर्षण बल जब अधिक होगा तो स्पीड आपकी कम होगी, मगर अगर घर्षण बल अधिक होगा तो स्पीड आपकी कम होगी, और घर्षण बल कम होगा तो स्पीड आपकी ज्यादा होगी। किंतु अगर शून्य हो जाएगा घर्षण बल तो आप चलना मुश्किल हो जाएगा। वही कारण है बर्फ का। बर्फ पर चलना मुश्किल है सड़क से। सड़क पर आप चल रहे हैं तो आप अच्छे से चल सकते हैं क्योंकि उसमें घर्षण बल ज्यादा है। बर्फ का घर्षण बल कम है क्योंकि उसकी सतह का घर्षण बल कम है, इसलिए हम बर्फ पर तेज भागने पर क्या करते हैं? गिर जाते हैं। इसका कारण क्या है? घर्षण बल। अब देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? न्यूटन जो कहते हैं
1565 में जब न्यूटन साहब ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है ट्रिनिटी कॉलेज, और फिर वहाँ प्लेग फैलता है और न्यूटन साहब चले जाते हैं अपने पैतृक निवास में, और वहाँ एक कर्फ्यू को जैसे हम समझते हैं लॉकडाउन का समय था वह, और उसमें वह नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, और उन्हीं एक्सप्लोर करने के क्रम में वह पता लगाते हैं कि हर वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है और इसका कारण एक बल है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो ये वो दौर है जो कि हम अभी एक बुरे दौर से गुजरे कोरोना कालखंड में, और एक अवसाद, एक एंजाइटी से गुजरे कि अकेलापन, बाहर न निकल पाना, उसी एंजाइटी के दौर में न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया। तो कैसे परिस्थितियों को मैनेज करना है, कैसे खुद को मोटिवेट रखना है बुरी से बुरी कंडीशन में, यह न्यूटन साहब का उदाहरण है इसमें। तो न्यूटन साहब ने देखा कि एक पेड़ है सेब का, उससे सेब नीचे गिरा। सेब ऐसा नहीं था पहले नहीं गिरा था या उन्होंने पहले नहीं देखा था, किंतु उनका जो दिमाग है उसने वो एक्सप्लोर कब किया, जब वो शांत बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि सेब नीचे ही गिरा, उन्होंने कहा नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो ये जो कारण निकला, ये गुरुत्वाकर्षण बल का कारण निकला, और उससे निकला कि प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, और आकर्षण करने में जो बल लगता है, उसको आकर्षित करने में जो बल लगता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, न्यूटन साहब का मानना था। तो प्रत्येक वस्तु जो भी पृथ्वी पर मौजूद है उसे पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, और जिस बल से आकर्षित करती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और इसी क्रम में न्यूटन साहब ने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, एक फॉर्मूला दिया। वो क्या कहते हैं समझिए। एक वस्तु है m1 मास की, दूसरी वस्तु है m2 मास की, इन दोनों के बीच की दूरी है r। एक वस्तु m1 मास, दूसरी वस्तु m2 मास, और इन दोनों के बीच की दूरी है r। तो गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, प्रोडक्ट ऑफ मासेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो ए प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। समझे, दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान का गुणनफल अनुक्रमानुपाती होता है गुरुत्वाकर्षण बल के, तथा उन दोनों के बीच की दूरी क्या है? r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 एंड द F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। जब से कॉन्करेंट करके लिखेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। और जब भी प्रोपोर्शनल हटेगा कांस्टेंट आएगा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला? F बराबर g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। हियर g क्या है? यहां पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g का मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझें क्या कह रहा है न्यूटन? न्यूटन कह रहा है कि दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, दो वस्तुओं के मध्य, जैसे एक वस्तु A ये है और एक वस्तु B ये है, इन दोनों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इन वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। कॉन्करेंट करके लिखा, एकीकरण करके F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, और प्रोपोर्शनल हटा तो क्या आ गया? कांस्टेंट कैपिटल G। तो F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और G का क्या है यहाँ पर? गुरुत्वाकर्षण नियतांक 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये क्या हुआ? गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा, अगर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही है तो उसकी कुछ गति होगी, उसका कुछ त्वरण होगा। क्या होगा? उसकी कुछ गति और उसका कुछ त्वरण होगा। जिस त्वरण से उसे आकर्षित करती है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या होती है? पृथ्वी जिस त्वरण से वस्तु
को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी जिस त्वरण से वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी कहते हैं या गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसका मान पृथ्वी की सतह पर कितना होता है? जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब हम चंद्रमा पर जाते हैं तो यही जी का मान 1/6 हो जाता है। कितना हो जाएगा? पृथ्वी का 1/6। चंद्रमा पर जी का मान कितना होता है? 9.8/6। और इसी कारण क्या होता है समझिए कि पृथ्वी पर जो भार होता है किसी वस्तु का वह चंद्रमा पर 1/6 होता है। जैसे पृथ्वी पर अगर किसी व्यक्ति का भार वेट 60 kg है तो चंद्रमा पर उसका भार 60/6 यानी कि 10 kg होगा। कितना होगा? 10 किलो। छठवां भाग होता है। कितना भाग? छठवां। अगर कोई व्यक्ति 90 किलो का है तो चंद्रमा पर कितना होगा? 15 किलो का। छठवां हिस्सा। समझिए इस बात को। और किसके कारण होता है? गुरुत्वीय त्वरण के कारण। अच्छा, इन सब चीजों को समझाने के लिए केपलर ने नियम दिए। और केपलर से पहले, क्योंकि बाइबल हो या फिर कई और पुस्तकें यह मानती हैं और 14वीं शताब्दी तक यह माना जाता रहा कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। कोपरनिकस वह पहला व्यक्ति है जो बताता है कि सूर्य परिक्रमा नहीं कर रहा है, सारे ग्रह और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। और यह बताने के बाद उसकी माफी बहुत फेमस है, उसे फांसी की सजा दी गई थी इस सच को बोलने के लिए। कोपरनिकस को यह सच बोलने के लिए फांसी की सजा मिली थी। उसने कहा था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता, और यह सच बोलने के लिए फांसी की सजा कोपरनिकस को मिली। बाद में इसी चीज को समझाया गहराई से केपलर साहब ने। केपलर ने नियम दिए। केपलर के 3 नियम क्या कहते हैं समझिए। पहला नियम कहता है प्रत्येक ग्रह, पृथ्वी भी इसमें, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। समझिए, यह सन है और इसके चारों ओर ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा है। दीर्घवृत्ताकार यानी कि इलिप्टिकल। और इलिप्टिकल जो भी होगा याद रखिए उसके 2 सेंटर होते हैं। क्या होते हैं? 2 सेंटर। तो या तो ये सेंटर होगा या ये सेंटर होगा। तो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर इस प्रकार से क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है, परिक्रमण कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तथा सूर्य उन दोनों केंद्र में से किसी एक केंद्र पर अवस्थित होता है। यह पहला नियम था। तो पहला नियम क्या कहता है कि सभी ग्रह, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है, सभी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। दूसरा, द्वितीय नियम क्या कहता है? प्रत्येक ग्रह की कक्षीय चाल यानी क्षेत्रीय चाल, एरियल वेलोसिटी आर कांस्टेंट। प्रत्येक ग्रह की कक्षीय चाल क्या होती है? नियत होती है। प्रत्येक ग्रह की कक्षीय चाल नियत होती है। इसका मतलब अगर कोई ग्रह, कोई प्लेनेट चक्कर लगा रहा है सन के ऐसे, तो ऐसा नहीं होगा यहां वो चल रहा है 50 किलोमीटर प्रति सेकंड से और यहां 100 किलोमीटर पर सेकंड से चले, ऐसा नहीं होगा। होगा क्या? जैसे अगर 50 यहां चल रहा है तो यहां पर भी कितना होगा? 50 ही होगा। कितना ही होगा? 50। तो यह सेम होती है उनकी क्या? कक्षीय चाल। क्या होती है? कक्षीय चाल। एरियल वेलोसिटी क्या होती है? सेम होती है, कांस्टेंट होती है। तो दूसरा नियम क्या कहता है? प्रत्येक ग्रह की कक्षीय चाल नियत होती है। क्या होती है? नियत। तीसरा नियम क्या कहता है कि ग्रह का परिक्रमण काल क्या है समझिए। पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो आप बताएंगे 365 दिन 6 घंटे सामान्यतः। एग्जैक्ट मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाया था। कितना है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। ये एग्जैक्ट टाइमिंग है जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ये होता है परिक्रमण काल। ठीक है। तो ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग, जो भी परिक्रमण काल है कैपिटल T
का वर्ग सूर्य से दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। सूर्य से दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। सीधा सीधा टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और आर क्या है? सूर्य से ग्रह की दूरी, सूर्य से प्लेनेट की दूरी। जैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? औसतन 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर, 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर। ठीक है। पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, आपने देखा होगा रॉकेट पृथ्वी से उड़ाए जाते हैं और ऑर्बिट को, पृथ्वी की ऑर्बिट को पार करके कहां चले जाते हैं? अंतरिक्ष में, स्पेस में। तो जो अंतरिक्ष में जाते हैं तो सीधी बात है कि एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में गए हैं, पृथ्वी की ऑर्बिट से किस में चले गए? स्पेस में। तो जो ऑर्बिट को जब क्रॉस करते हैं तो उनका वेग कितना होता है? कितना वेग हो कि वह पृथ्वी से बाहर चला जाए, इसको बोलते हैं पलायन वेग। ऐसा वेग जिससे पिंड पृथ्वी के कक्षा से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में चला जाए, ऐसे वेग को क्या कहते हैं? पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? अक्सर पूछा जाता है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। यानी कि जिस रॉकेट का वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होगा, वह रॉकेट पृथ्वी की ऑर्बिट से बाहर निकलकर कहां चला जाएगा? अंतरिक्ष में। दूसरा, चंद्रमा का पलायन वेग कम है। कितना है? तो चंद्रमा का पलायन वेग 2.37 किलोमीटर पर सेकंड है, 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। और यह गैस के, जो गैसेस होती हैं उनकी वेलोसिटी से कम है। इसी कारण चंद्रमा से जो गैसेस हैं वो पलायन कर जाती है। इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल मौजूद नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल मौजूद न होने के कारण उसका पलायन वेग का बहुत कम होना है। तो चंद्रमा का पलायन वेग कम होने के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि उसका पलायन वेग 2.37 किलोमीटर पर सेकंड है, जो कि गैस के वेग से भी कम है। समझ में आया? तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी और इंपॉर्टेंट भी है ये क्लास, यहां से पूछे जाते हैं प्रश्न। तो अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।